नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिजल्ट आप तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मानव शरीर से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपने यदि एग्जाम फेस किया होगा तो आपने देखा होगा कि इस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को देखना तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। देखिए हम लोग का क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो दोस्तों, हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 206, जो कि सभी को पता होगा कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो 206 हड्डी पाई जाती है। लेकिन यदि आपको पूछा जाए कि नवजात शिशुओं में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है, 200 हो जाएगा हम लोग राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि 300 हड्डी। तो हम लोग का प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी पाई जाती है, तो 206 हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का प्रश्न है, मानव शरीर के खोपड़ी यानी कि स्कल में कुल कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों, मानव शरीर के खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी पाई जाती है, तो 29 हड्डी पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अब आप ये भी जान लीजिए कि मानव शरीर की खोपड़ी में आखिर 29 हड्डियां कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कपाल यानी कि क्रेनियम में 8 हड्डी पाई जाती है। यदि आपको पूछा जाए कि कपाल में कुल कितनी हड्डी पाई जाती है, तो दोस्तों याद रखिएगा 8 हड्डी पाई जाती है। चेहरा यानी कि फेस में कितनी हड्डी, तो 14 हड्डी। कान में 6 हड्डी, एक कान में 3, तो दोनों कान मिला के 6 हड्डी पाई जाती है दोस्तों। और गला यानी कि थ्रोट में 1 हड्डी पाई जाती है। तो कुल मिला के हम लोग का खोपड़ी में कितनी हड्डी पाई जाती है, तो दोस्तों 29 हड्डी पाई जाती है। यदि आपको खोपड़ी का यदि पूछा जाए तो आप क्या लगाइएगा? 29 हड्डियां लगाइएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का प्रश्न है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं दोस्तों। तो मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़े होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़े होते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़े होते हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगा, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेपी, जो कि कान में पाई जाती है। आप इसके बारे में भी कुछ जान लीजिए। स्टेपीज हड्डी कान के मध्य भाग में पाया जाता है। आपको ये भी पूछा जाता है कि स्टेपीज हड्डी कान के किस भाग में पाई जाती है, तो याद रखिएगा मध्य भाग में पाई जाती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है, जो कि आपका ऑप्शन बी में है दोस्तों। और सबसे लंबी हड्डी फीमर, जो कि जांग में होती है दोस्तों, याद रखिएगा। और टिबिया नामक हड्डी टांग यानी कि पैर में पाई जाती है। आपको इस तरह का भी प्रश्न पूछा गया है कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा पैर में पाई जाती है। और सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो फीमर, जो कि जांग में होती है। और सबसे मजबूत हड्डी तो जबड़े की हड्डी दोस्तों, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग का प्रश्न था कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का प्रश्न है, मानव शरीर में हड्डियों को मांसपेशियों के साथ जोड़ने का काम कौन सा ऊतक करता है दोस्तों। हमारे शरीर में हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने का काम कौन करता है, तो उस ऊतक का नाम है टेंडन, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, मानव शरीर में हड्डी और मांसपेशी, जब आपको हड्डी और मांसपेशी का बात करेगा तो टेंडन हो जाएगा। लेकिन यदि आपको बोलेगा कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा लिगामेंट होता है। कौन सा, तो लिगामेंट ऊतक होता है। तो हम लोग का प्रश्न था कि मानव शरीर में हड्डियों को मांसपेशियों के साथ कौन जोड़ता है, तो दोस्तों टेंडन हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं दोस्तों। प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं। तो दोस्तों कितने दांत 2 बार आते हैं, तो 20 दांत ऐसे होते हैं जो कि मानव शरीर में 2 बार विकसित होते हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग के लिए राइट आंसर। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं, तो 20 दांत ऐसे होते हैं जो कि 2 बार आते हैं। देखिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हम लोग का प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है दोस्तों। एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मानव शरीर में पाचन की क्रिया मुंह से शुरू होती है, यानी कि मुंह से प्रारंभ होती है। और आप ये भी जान लीजिए कि पाचन नली की लंबाई कितनी होती है, तो 32 फीट, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पाचन नली की लंबाई कितनी होती है दोस्तों, तो याद रखिएगा 32 फीट हो जाएगा हम लोग का। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है दोस्तों। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो दोस्तों हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि छोटी आंत हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, काफी ज्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट है प्रश्न। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में संपन्न होता है दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का प्रश्न है, मानव शरीर के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों। काफी ज्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट है प्रश्न। मानव शरीर के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा कौन सा एंजाइम, तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मानव शरीर के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और आप इसे भी याद रखिए कि
लार किसके पाचन में सहायक होता है दोस्तों? तो स्टार्च यानी कि मंड के पाचन में सहायक होता है। लार किसके पाचक में सहायक होता है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। और दूध के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों रेनिन एंजाइम पाया जाता है। दूध के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन एंजाइम हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का प्रश्न है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? दोस्तों काफी ज्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब कहाँ से किए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन सी यानी कि छोटी आंत हो जाएगा। छोटी आंत से अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग के लिए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की, जो कि काफी ज्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट है प्रश्न। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। उस एक्स का नाम क्या है, यानी कि एक्स इसमें से कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा कौन सा होगा एक्स? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का शानदार प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी तरह का प्रश्न, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। और आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़कर एमिनो अम्ल में बदलने वाला एंजाइम का नाम क्या है? तो दोस्तों ट्रिप्सिन है। आपको ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़कर एमिनो अम्ल में बदलने वाला एंजाइम का नाम क्या है? तो दोस्तों क्या नाम है? तो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है दोस्तों, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट हम लोग का प्रश्न है, निम्न में से वो कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? दोस्तों तो हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यकृत, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि लीवर। दोस्तों याद रखिएगा यकृत यानी कि लीवर हो जाएगा हम लोग के लिए राइट आंसर। निम्न में से वो कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करके रखता है? तो यकृत हो जाएगा दोस्तों। अब आप एक इंपॉर्टेंट बात को भी याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में बदलने वाला एंजाइम का नाम क्या है? तो एमाइलेज एंजाइम होता है दोस्तों, याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में बदलने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो एमाइलेज नामक एंजाइम होता है दोस्तों। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है, पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, यानी कि पीत किसके द्वारा स्रावित होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा पीत किसके द्वारा स्रावित होता है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यकृत द्वारा, यानी कि लीवर द्वारा। दोस्तों पीत किसके द्वारा पैदा किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? तो यकृत द्वारा। और यदि आपको पूछा जाए कि जमा कहाँ होता है, यानी कि स्टोर कहाँ होता है, पीत कहाँ जमा होता है? दोस्तों तो याद रखिएगा पीत जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। पीत जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय। और यदि आपको पूछा जाए कि पीत स्रावित कहाँ से होता है, यानी कि उत्पन्न कहाँ होता है, पैदा कहाँ होता है? तो यकृत में। और जमा होता है कहाँ? तो पित्ताशय में। दोस्तों याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न के। देखिए हम लोग अगला हम लोग का शानदार प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? तो दोस्तों याद रखिएगा पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? तो दोस्तों हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि हृदय, यानी कि हार्ट। पेस मेकर का संबंध किस अंग से है? तो दोस्तों हृदय, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग के लिए राइट आंसर। और पेस मेकर का कार्य क्या है? दोस्तों पेस मेकर को गति प्रेरक भी कहते हैं। तो पेस मेकर का कार्य क्या है दोस्तों? तो पेस मेकर का कौन सा कार्य है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। पेस मेकर यानी कि गति प्रेरक का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न के। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है, लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हृदय, यानी कि हार्ट। दोस्तों हृदय हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो हृदय की क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। दोस्तों प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? दोस्तों मनुष्य के शरीर यानी कि हमारे शरीर में जो हृदय जो धड़कता है तो उसे एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों याद रखिएगा 0.8 सेकेंड का समय लगता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा।
देखिए हम लोग का अगला हम लोग का सवाल है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे शरीर का जो कुल वजन है यानी कि कुल जो हम लोग का वेट है उसका 7% यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों कितना होता है, तो हमारे शरीर के कुल वजन का 7% होता है। ये कितना होता है, 7%। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का सवाल है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों पीएच मान आपको पूछा गया है कितना होता है, तो 7.4 होता है ना दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया का नाम क्या है, तो डायलिसिस, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डायलिसिस कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखिए। खून का शुद्धिकरण किडनी में होता है, हमारे हमारे शरीर के किडनी में खून का शुद्धिकरण होता है। और रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो प्लीहा या फिर स्प्लीन को कहते हैं। रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो प्लीहा यानी कि या फिर स्प्लीन को कहते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। मस्तिष्क यानी कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग आपको पूछा है कि कौन सा होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बड़ा भाग का नाम क्या, तो प्रमस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम भी कहा जाता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो प्रमस्तिष्क। दोस्तों वो प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम अग्र मस्तिष्क का उपभाग होता है। दोस्तों याद रखिएगा, जो प्रमस्तिष्क है वो अग्र मस्तिष्क का उपभाग होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। यानी कि एक बार यदि नष्ट हो जाए तो दोबारा जो कि नहीं बनेगा, तो वो कौन सी कोशिकाओं में होती है। तो दोस्तों मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर। इसीलिए कहा जाता है कि वाहन चलाते समय यानी कि गाड़ी चलाते समय हेलमेट लगा के चलाएं, क्योंकि सर को बचाना तो जरूरी है। क्योंकि सिर के अंदर ही ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है जिसमें कि पुनर्योजन की शक्ति बिल्कुल ही नहीं होती है। तो हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। दोस्तों मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 31 जोड़ी। याद रखिएगा कितनी जोड़ी निकलती है, तो 31 जोड़ी नसें निकली हुई होती है किसमें, तो मेरुदंड से। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हम लोग का है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, तो हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कशेरुक रज्जु में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न में आपको इसी तरह का आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको क्या लगाना है, कशेरुक रज्जु में। दोस्तों इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग के लिए राइट आंसर। दोस्तों बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा कितनी होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा कितनी होती है, 4%, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर। 4% पाई जाती है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो दोस्तों 4% पाई जाती है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों इसी टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि, जिसे प्यूटिटरी ग्रंथि भी कहा जाता है या फिर इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। दोस्तों तो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगा, तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा हम लोग के लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का अगला सवाल है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। काफी ज्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों। तो राइट आंसर हम लोग का कौन सा आ जाएगा, तो यूरोक्रोम, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। किसके कारण, तो यूरोक्रोम के कारण ही हमारे मूत्र का रंग क्या हो जाता है, तो पीला हो जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है, तो दोस्तों याद रखिएगा मूत्र, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। मूत्र में सबसे अधिक यूरिया की मात्रा पाई जाती है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर। देखिए अगला हम लोग का सवाल है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है।
गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। कौन सा होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग के लिए राइट आंसर। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है, भ्रूण के विकास के लिए निम्न में से किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है? दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भ्रूण के विकास के लिए निम्न में से किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है? तो राइट आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा? बीजांडसन, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बीजांडसन द्वारा भ्रूण के विकास के लिए खाद्य की आपूर्ति की जाती है दोस्तों। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है, स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहा जाता है? दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टोमी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टोमी। और आप इसे भी याद रखिए कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो वेसेक्टोमी कहा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का सवाल है, शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आपको पता चल गया कि सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं दोस्तों? तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। अब आपको बताना है कि सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो थायराइड ग्रंथि, जो कि ऑप्शन ए में है दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग के लिए राइट आंसर। सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि। और सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी थी? तो दोस्तों कौन सी? तो पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि पीयूष ग्रंथि होगा। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का सवाल है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में प्रश्न पूछे भी गए हैं। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अग्नाशय, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अग्नाशय हो जाएगा हम लोग के लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? दोस्तों कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो हम लोग का कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, यानी कि एड्रीनेलिन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग के लिए राइट आंसर। याद रखिएगा, एड्रीनेलिन हो जाएगा। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए, यानी कि एस्ट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का सवाल है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, यानी कि इंसुलिन का निर्माण होता है दोस्तों? तो किस कोशिका से इंसुलिन का निर्माण होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बीटा कोशिका, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आप इसे भी याद रखिए कि इंसुलिन अग्नाशय उत्पन्न करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन की खोज किसने की? तो बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी दोस्तों। याद रखिएगा, इंसुलिन की खोज किसने की? तो बेटिंग एवं बेस्ट ने की है। और इंसुलिन कहाँ उत्पन्न होता है? तो अग्नाशय में उत्पन्न होता है दोस्तों। याद रखिएगा, किस कोशिका? तो बीटा कोशिका में। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि आइरिस दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग के लिए राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा किया जाता है। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? दोस्तों मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो मेलानिन, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला हम लोग का सवाल है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? दोस्तों तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि 1350 ग्राम। कहीं कहीं आपको 1400 ग्राम भी मिलेगा, तो ये भी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1350 ग्राम। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, किसकी गतिविधि? तो ऑप्शन सी, यानी कि मस्तिष्क हो जाएगा दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर। मस्तिष्क की गति को मापने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है, अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की
प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है? दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है दोस्तों? तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा लीवर यानी कि यकृत हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, लीवर यानी कि यकृत दोस्तों हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है, जब वृक्क यानी कि किडनी काम करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? दोस्तों हमारे शरीर का किडनी यदि काम करना बंद कर देगा तो किस पदार्थ के जमाव ज्यादा बढ़ जाएगा शरीर में? तो याद रखिएगा रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है, जब व्यक्ति वृद्ध यानी कि बूढ़ा हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी उसका क्या हो जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा एक सामान्य व्यक्ति में बीपी कितना होता है? तो 120/80 का होता है दोस्तों, 120/80 का होता है। और जब वो वृद्ध हो जाएगा यानी कि बूढ़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 120/80 से घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा घट जाएगा, यानी कि जो 120/80 है ना उससे भी क्या हो जाएगा? तो कम हो जाएगा दोस्तों। क्या? तो बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्न हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर में निम्न हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी यानी कि परावर्ती हार्मोन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी यानी कि परावर्ती हार्मोन हो जाएगा दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है, मानव में शरीर के निम्न भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? दोस्तों काफी ज्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट है, मानव में शरीर के निम्न भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी यानी कि डिंब वाहिनी नली हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग के लिए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा मानव में शरीर के निम्न भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो डिंब वाहिनी नली हो जाएगा दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि गैस्ट्रिन हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग के लिए राइट आंसर, यानी कि गैस्ट्रिन हो जाएगा। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? बोमन संपुट यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर। देखिए अब हम लोग का एक अंतिम का प्रश्न, जो कि हम लोग का प्रश्न है कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो दोस्तों मेडुला ऑब्लोंगेटा यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो दोस्तों मेडुला ऑब्लोंगेटा हो जाएगा। अब हम लोग का इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त कर देते हैं। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कीजिएगा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।